नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग एकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 13 लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एसआईसी, एम्स, पीजीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको आज आपको एक बात और बताता हूँ। चंडीगढ़ पीजीआई में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है दोस्तों। 9 वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। और दोस्तों कोई फीस नहीं मांगी गई है दोस्तों, बिल्कुल जीरो फीस है दोस्तों ऑल कैंडिडेट के लिए। तो जल्दी से जल्दी सरकारी रिजल्ट पर जाएं और फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल हैव लॉन्गेस्ट सर्वाइवल। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब में कहाँ सर्वाइव करेगी या कहाँ सर्वाइव करती है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपके सामने दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों मेथोट्रेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों, एक मार्केट में अवेलेबल होता है मेथोट्रेक्स्ट के नाम से, वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों। और यहाँ पर क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पूछा है दोस्तों। अगर लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पूछा है तो इंटरस्टिटल हो गया दोस्तों आपके सामने। लेकिन अगर इसी को दूसरा नाम भी देते हैं इंट्राम्यूरल दोस्तों, इंट्राम्यूरल भी लिखा आ सकता है इसकी जगह पर, दोनों नाम एक ही हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वो होती है दोस्तों एम्पुला में अंदर होती है दोस्तों, एम्पुला। यहाँ पर सर्वाइवल पूछा था इसलिए इंट्राम्यूरल, और अगर मोस्ट कॉमन पूछ ले तो एम्पुला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल इन एवेल्युएटिंग द स्टेटस ऑफ ए पेशेंट विद एडिसन डिजीज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एडिसन डिजीज वाले मरीज में कैसे पता करेंगे कि कंडीशन को, मतलब उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, कंडीशन का कैसे पता करेंगे, असेस करके पेशेंट को कैसे पता करेंगे कि इस पेशेंट को एडिसन डिजीज है, मतलब कौन सा कौन सा हमें देखने मिलेगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमें ब्लड प्रेशर के से पता चलेगा पेशेंट को एडिसन डिजीज है, या हार्ट साउंड से, ब्रीथ साउंड से, बाउल साउंड से। दोस्तों सबसे पहली बात यह होता है कि एडिसन डिजीज होती क्या है। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और जब उसमें कोई गड़बड़ होती है उसे ही हम नाम देते हैं दोस्तों एडिसन डिजीज। यानी जो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है दोस्तों, क्या नाम है उसका, एड्रेनल ग्लैंड, उसके अंदर जब गड़बड़ होती है दोस्तों तब हम उस कंडीशन को नाम देते हैं एडिसन डिजीज। और यहाँ पर अगर एडिसन डिजीज जब भी पेशेंट को होती है तो वो सबसे पहले दोस्तों ब्लड प्रेशर को गड़बड़ में करती है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच असेसमेंट फाइंडिंग कैन द नर्स एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि लेबर की पहली स्टेज में आपको ट्रांजिशन फेज क्या देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों, लेबर की जो पहली फेज होती है दोस्तों ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जामिनर ने ये पूछा दोस्तों। वही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कुछ चीज़ें। लेबर की 3 स्टेज होती हैं दोस्तों, एक होती है सर्विक्स डायलेशन, सॉरी लेबर की 3 स्टेज होती है दोस्तों, एक होती है लेटेंट फेज, एक होता है एक्टिव फेज, एक होता है ट्रांजिशन फेज। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज के बारे में पूछा दोस्तों। लेटेंट फेज दोस्तों, अगर हम 3 स्टेज की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, सर्विक्स डायलेशन, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी, नंबर 3 पर आती है दोस्तों डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, और नंबर 4 पर आती है ऑब्जर्व ऑफ स्टेज, ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों स्टेज को, ये नंबर 4 पर काउंट करते हैं दोस्तों हम। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रांजिशनल फेज की बात पूछा जाए तो ट्रांजिशनल फेज में दोस्तों राइट आंसर होगा आपके सामने इंक्रीज ब्लडी शो, यानी म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स हो जाता है दोस्तों।
ट्रांजिशनल फेज तीसरे नंबर की बताई मैंने, पहले लेटेंट फेज, फिर एक्टिव फेज, फिर ट्रांजिशनल फेज। तो ट्रांजिशनल फेज होता है दोस्तों जब, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ब्लडी शो, यानी पेशेंट का ब्लड म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स होकर आता है दोस्तों, जो बच्चे का मेकोनियम होता है उसके साथ ब्लड मिक्स होकर आता है, उसे हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर डिप्रेशन हु हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड to antidepressant medicine. The nurse anticipates that what treatment procedure may be prescribed. दोस्तों एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसमें सीवियर डिप्रेशन हुआ है और उस पेशेंट में कोई भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो अब उस पेशेंट में क्या करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे दोस्तों। यानी एक पेशेंट है डिप्रेशन का और उसमें कोई भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, और लेकिन काम नहीं कर रही है, तो उस पेशेंट में अब क्या ट्रीटमेंट दोगे आप डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हम राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा दोस्तों इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT। सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा डर रहता है दोस्तों सुसाइड की डर रहती है। जब सीवियर डिप्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, एक होता है सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 तरीके के होते हैं। लेकिन जब सीवियर की बात आती है दोस्तों, सीवियर में पेशेंट सुसाइड करने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए उस पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT उस पेशेंट की करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द epithelial tissue which lines the urinary bladder। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि यूरिनरी ब्लैडर में के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। मतलब दोस्तों एक ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है दोस्तों, ये 2 चीज़ से बनकर बना होता है। एक तो एपी प्लस थियल। एपी का मतलब होता है दोस्तों अपोन, और थियल का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाला टिश्यू उसे ही हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं दोस्तों। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला टिश्यू से ही हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशनल फेज। सॉरी दोस्तों, एपिथेलियल जो टिश्यू होता है दोस्तों, वो एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियल का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाला टिश्यू उसे ही हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं दोस्तों। और अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके सामने ट्रांजिशनल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच इज मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस टेस्ट टू डिटेक्ट फीटल एबनॉर्मलिटी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट डिफेक्ट के बारे में जानकारी कौन देगा जो कि बच्चे की फीटल में गड़बड़ हो जाती है तब। यानी किसी बच्चे में गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, फिटनेस में अगर कोई गड़बड़ होती है तो मोस्ट डायग्नोज डिफेक्ट टेस्ट कौन सा करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर, फीटल के अंदर गड़बड़ आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कैन डिटेक्ट दिस डिफेक्ट। दोस्तों सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे दोस्तों, ये तो सिफिलिस को डिटेक्ट में देखते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो यह सरफेस एंटीजन टेस्ट कैन डिटेक्ट दिस डिफेक्ट है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी मैंने अभी आपको बताया है कि फीटल की एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए होता है दोस्तों। और वर्नल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट कैन टू डिटेक्ट दिस डिफेक्ट। दोस्तों ये भी एक VDRL है की फुल फॉर्म है दोस्तों, वर्नल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ये VDRL की फुल फॉर्म है। और इसमें भी सिफिलिस को ही हम देखते हैं दोस्तों। और अल्फा फीटोप्रोटीन ये लीवर से रिलीज होती है दोस्तों। अगर मैटरनल सीरम, जो मैंने राइट आंसर की बात की है, मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन टेस्ट कैन डिटेक्ट
दिस डिफेक्ट, दोस्तों जो अल्फा फिटोप्रोटीन है दोस्तों, यहाँ पर अल्फा फिटोप्रोटीन लीवर से रिलीज होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेप्रोसी कंटेनिंग 2 to 5 स्किन लीजन इन नोन एज, दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि लेप्रोसी कंटेनिंग के अंदर लीजन आ गए हैं 2 से 5, उसका मतलब क्या है दोस्तों? लेप्रोसी कंटेनिंग के अंदर 2 से 5 स्किन लीजन आ चुके हैं, उसका मतलब क्या है दोस्तों? तो लेप्रोसी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों पीबी, एक होती है एमबी। पीबी का मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी का सॉरी एमबी का मतलब ऑप्शन नंबर सी, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। यानी ए आंसर तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो ही गया। और पीबी में आता है दोस्तों 5 से नीचे, और एमबी में आता है दोस्तों 5 से ऊपर। और यहाँ पर अगर स्किन लीजन की बात की जाए, स्किन लीजन बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं, पीबी के अंदर 5 से नीचे स्किन लीजन होंगे दोस्तों, और एमबी के अंदर 5 से ऊपर स्किन लीजन होंगे दोस्तों। यहाँ पर लेप्रोसी कंटेनिंग में दोस्तों स्किन लीजन 2 से 5 बोले हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी प्यूसी बैसिलरी लेप्रोसी। प्यूसी बैसिलरी लेप्रोसी, अगर 5 से ऊपर होते तो दोस्तों मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए क्लाइंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज टेकिंग पेनक्रियाटिक एंजाइम, द नर्स शुड एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। दोस्तों एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी का है और वह पेनक्रियाटिक एंजाइम ले रहा है, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम कब देना चाहिए? क्वेश्चन ने यही पूछा है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों। दिन में 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, या फिर रात को देते हैं, सुबह खाली पेट देते हैं, 4 टाइम देते हैं, कैसे देते हैं दोस्तों? सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को ठीक हो जाना ही वो दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इफेक्ट भी करता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी को इफेक्ट भी करता है दोस्तों, जीआईटी को इफेक्ट करेगा ये, और रिप्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है दोस्तों, रिप्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। अगर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कई तरीके से पूछता है, तो ये दोस्तों रिप्रोडक्शन के अंदर भी इफेक्ट डालता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को थिक करता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी जीआईटी को। और यहाँ हम अगर इसकी डोज की बात करेंगे तो इसकी डोज बनेगी दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम पर डे विद मील्स, यानी 3 बार देना है दिन में और खाना खाने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, साइट ऑफ एक्शन फॉर एंटी इमेटिक, दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा कि एंटी इमेटिक नाम की मेडिसिन का एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? दोस्तों एंटी इमेटिक जो नाम की जो मेडिसिन होती है वो दोस्तों उल्टी के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, उल्टी के लिए, उल्टी को रोकने के लिए, जैसे कि मार्केट में ओनडिस्ट्रोन साल्ट है, एमसेट नाम से काफ़ी फेमस है दोस्तों। एंटी इमेटिक ये उल्टी को रोकने की दवाई है। और यहाँ पर अगर हम एंटीमेटिक एक्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन दोस्तों, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर बेसल गैंग्लिया की बात करेंगे तो बेसल गैंग्लिया दोस्तों ब्रेन के अंदर का एक पार्ट होता है और वह डोपामिन को रिलीज करता है, और स्पाइनल कोड में ये एक्शन नहीं करती है दोस्तों, और सेरेब्रल हेमिस्फेरेज के अंदर ये भी काम नहीं करती है दोस्तों। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट्स द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर बर्गर थ्रोम्बोलाइजिट सॉरी दोस्तों, फैक्टर ऑफ बर्गर थ्रोम्बो एनालाइजिटिस, थ्रोम्बोएंजिलाइटिस, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। व्हाट द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर बर्गर
क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ये किसके अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों? बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज दोस्तों, बर्गर या इसी को हम नाम देते हैं दोस्तों थ्रोम्बोएंजिलाइटिस बीमारी का रिस्क फैक्टर क्या होगा दोस्तों? बर्गर, एक तो दोस्तों दो नाम है दोस्तों, एक तो बर्गर या फिर इसको इसी को नाम देते हैं दोस्तों हम थ्रोम्बोएंजिलाइटिस। थ्रोम्बोएंजिलाइटिस दोस्तों बीमारी का रिस्क फैक्टर क्या होगा दोस्तों? ये बीमारी कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? ये बीमारी आपको स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। अल्कोहल एब्यूज़ में भी नहीं दोस्तों, कोकेन में भी नहीं, ओल्ड एज में भी नहीं। जो स्मोकिंग पेशेंट ज़्यादा करते हैं उसी के अंदर दोस्तों आपको ये बर्गर या थ्रोम्बोएंजिलाइटिस बीमारी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो चलिए दोस्तों, ये थी क्लास नंबर 13। इसमें थोड़ा सा मैं आपके सामने कम डिफाइन कर पाया हूँ दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण। कल आपको क्लास नंबर 14 होगी, उसमें आपको पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग में भी थोड़ी सी गलती हुई है दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी डाउन है दोस्तों, इसलिए पिछले 3 दिन क्लास नहीं दे पाया मैं, और आज भी मजबूरी में आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूँ। थोड़ा सा वर्डिंग में अगर कोई गलती हुई हो तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।